हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का अपने प्रिय चैनल पर। दोस्तों आपको बता दें जो अभी की सबसे बड़ी खबर आ रही है, जहां ईरान के चाबहार बंदरगाह को छोड़ने के चक्कर में क्यों पड़ा है भारत अजरबैजान का, क्या है कनेक्शन। जी हाँ, क्या है दोस्तों पूरा मामला आपको सबसे पहले बताएंगे, साथ ही साथ बताएंगे जहाँ चीन के एक्सपर्ट ने पड़ोसी मुल्क को दे डाली बड़ी नसीहत। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान को कह डाला कि भारत से कुछ सीख ले। जी हाँ दोस्तों, भारत से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। चाइना के एक्सपर्ट ने पड़ोसी मुल्क को दी बड़ी नसीहत। साथ ही साथ आपको बताएंगे जहां यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से इतना खुश क्यों है रशिया, मोदी सरकार की कर डाली जमकर तारीफ। और साथ ही साथ दोस्तों आपको बताएंगे जहां पर आज चुनाव हुए तो किसकी बनेगी सरकार। लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें मिल रही है। दोस्तों बहुत बड़ा सर्वे हम आपके सामने लेकर आए हैं, सारी जानकारियां बताएंगे, बने रहिएगा वीडियो के अंत तक। लेकिन उससे पहले अगर आप भी अपने भारत देश का दिल से समर्थन करते हैं और जमकर भारतीय सेनाओं का सपोर्ट करते हैं तो वीडियो को भी कर दीजिए लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद। जी हाँ दोस्तों, तो बात करते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां ईरान के चाबहार बंदरगाह को छोड़ने के चक्कर में क्यों पड़ा भारत अजरबैजान का, क्या है इसका कनेक्शन, क्या है पूरा मामला बता दे। भारत के लिए ईरान के चाबहार बंदरगाह के विकास वाला प्रोजेक्ट अब फेल होता नजर आ रहा है। यही कारण है कि भारत अब किसी दूसरे बंदरगाह के इस्तेमाल के लिए नजरें गड़ाए बैठा है। इस बंदरगाह का इस्तेमाल भारतीय शिपमेंट को तेजी से यूरोपीय देशों में भेजने के लिए किया जाएगा। चाबहार को भी भारत ने इसी सुविधा के लिए विकसित किया था, लेकिन बदलते भू राजनीतिक हालात के कारण चाबहार से व्यापार अब संभव नजर नहीं आ रहा है। यही कारण है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ग्रीस यात्रा के दौरान पीरियस बंदरगाह को लेकर बातचीत की जा सकती है। पीरियस बंदरगाह भूमध्य सागर के किनारे स्थित है। ये भारत के लिए यूरोप में प्रवेश द्वार के तौर पर काम कर सकता है। भारत ने ईरान के चाबहार बंदरगाह को यूरोपीय देशों में शिपमेंट को पहुंचाने के लिए विकसित किया था। चाबहार बंदरगाह अरब सागर के किनारे स्थित है। यहाँ से शिपमेंट के सामान को ईरान और आर्मेनिया के जंगे जूर कॉरिडोर के रास्ते यूरोपीय देशों तक सड़क मार्ग से भेजने पर काम चल रहा था। भारत ने कई शिपमेंट की खेप इस रास्ते से यूरोपीय देशों को भेजी भी है, लेकिन ताजा हालात भारतीय व्यापार के लिए सुरक्षित नहीं है। आर्मेनिया के जंगू जेर कॉरिडोर पर अजरबैजान कब्जे की प्लानिंग कर रहा है। अजरबैजान की सेना आर्मेनिया का कनेक्शन ईरान से काटना चाहती है। ऐसे में भारत के सामान से लदी गाड़ियां ईरान में फंस जाएंगी। दोस्तों भारत की कोशिश है कि चाबहार बंदरगाह के जरिए भारतीय शिपमेंट को तेजी से अफगानिस्तान तक भेजने की थी। भारत चाबहार से अफगानिस्तान तक सड़क और रेल लाइन निर्माण की भी तैयारी कर रहा था। इससे भारतीय माल को अफगानिस्तान तक जाने के लिए पाकिस्तान की मंजूरी का इंतजार नहीं करना पड़ता। लेकिन अफगानिस्तान में तालिबान शासन ने भारत की उम्मीदों पर पानी फेर दिया। तालिबान शासन को अभी तक दुनिया के किसी भी देश ने मान्यता नहीं दी है। ये भी तय नहीं है कि तालिबान की सरकार भारत के साथ कैसे संबंध रखने वाली है। ऐसे में चाबहार का विकास सिर्फ तालिबान के साथ व्यापार के लिए करना भारत के लिए फायदे का सौदा नहीं है। जी हाँ, और दूसरा सबसे बड़ा कारण है दोस्तों, ईरान पर अमेरिका ने कई सारे प्रतिबंध लगा रखे हैं। इसी कारण भारत को चाबहार के विकास में कई मुश्किलें आई हैं और सबसे बड़ा कारण दोस्तों अजरबैजान ही है। बहरहाल इस पर आपकी अब जो भी राय हो कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा, क्योंकि भारत बिल्कुल भी नहीं चाहता दोस्तों कि उसका शिपमेंट खराब हो दो देशों के बीच लड़ाई के वजह से। अगली खबर की बात करें, जहाँ चीन के एक्सपर्ट ने पड़ोसी मुल्क यानी पाकिस्तान को दे डाली बड़ी वाली नसीहत, कहा भारत से पाकिस्तान को कुछ सीखना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, चाइना के एक विशेषज्ञ ने पाकिस्तान को नसीहत देते हुए भारत से सीखने की सलाह दी है। उन्होंने कहा है कि भारत ने बीते 10 सालों में जितनी तेजी से विकास किया है उससे पाकिस्तान को सीखना चाहिए। भारत की तारीफ करने वाले ये स्कॉलर बीजिंग में चाइना इंस्टीट्यूट ऑफ कंटेम्परेरी इंटरनेशनल रिलेशंस के इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज के निदेशक हु शिशेंग हैं। उन्होंने कहा कि देखो भारत ने 10 सालों में क्या किया है। भारत का ये तीव्र विकास मुख्य रूप से गुजरात स्टाइल पर आधारित है। पाकिस्तान इस तरह का विकास क्यों नहीं कर पाया, सोचना चाहिए कि इस तरह के मॉडल के तहत विकास क्यों नहीं हो पाया। बता दें कि पिछले महीने चाइना पाकिस्तान आर्थिक गलियारा परियोजना के 10 साल पूरे हो गए हैं। सीपीसी दरअसल चाइना की महत्वाकांक्षी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना का ही हिस्सा है। चाइना ने सीपीसी परियोजना के जरिए पाकिस्तान में $60 अरब का निवेश किया है। इसके तहत पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम में स्थित ग्वादर बंदरगाह को चाइना के शिनजियांग प्रांत से जोड़ा गया। इस पूरे रूट पर परिवहन मार्ग के साथ साथ बिजली संयंत्र और इंडस्ट्री भी लगाई गई। जी हाँ दोस्तों, एक और खबर की बात करें, जहाँ यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत से इतना खुश क्यों है रशिया, मोदी सरकार की जमकर की तारीफ बता दें। रशिया ने यूक्रेन युद्ध को लेकर भारत की जमकर तारीफ की है। रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने भारत के निष्पक्ष और यथार्थवादी रवैये की जमकर तारीफ की है। उनका मानना है कि भारत रशिया यूक्रेन युद्ध का सही समाधान खोजने में मदद कर रहा है। भारत यूक्रेन युद्ध की शुरुआत के बाद से ही शांति का पक्षधर भी रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मुलाकात के दौरान कहा था कि ये समय युद्ध का नहीं है। पीएम मोदी के इस
बयान की वैश्विक स्तर पर काफी प्रशंसा की गई थी। भारत लगातार रशिया और यूक्रेन दोनों पक्षों के संपर्क में है। पीएम मोदी ने रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की से फोन पर बात करने के अलावा आमने सामने मुलाकात भी की है। जी हां, सर्गेई लावरोव ने अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा पर 11वें मॉस्को सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि हम निष्पक्ष और यथार्थवादी समाधान के रास्ते की खोज को बढ़ावा देने में चीन, ब्राजील, दक्षिण अफ्रीका, मिस्र, भारत और अन्य वैश्विक दक्षिण देशों की ईमानदार रुचि की सराहना करते हैं। भारत ने विशेष रूप से यूक्रेन में चल रहे संघर्ष को हल करने के तरीके के रूप में शत्रुता को तत्काल समाप्त करने और राजनयिक वार्ता की वापसी की आवश्यकता पर जोर दिया है। बहरहाल दोस्तों, वाकई में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से हर एक देश खुश नजर आ रहा है और देश के बड़े बड़े नेता राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, पीएम मोदी जी को जमकर अच्छी बातें कह रहे हैं दोस्तों और उनको सराह रहे हैं। बहरहाल दोस्तों, ऐसे में लॉन्ग लिव मोदी जी आप लोग जरूर कहिएगा। अगली खबर की बात करें, जहां चीन ने शुरू कर दी दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की जंग। वियतनाम के करीब विवादित द्वीप पर बना रहे रनवे। जी हां दोस्तों, उपग्रह तस्वीरों में चीन दक्षिण चीन सागर के एक विवादित द्वीप पर हवाई पट्टी का निर्माण करता दिखाई दे रहा है। इस द्वीप पर वियतनाम और ताइवान भी दावा करते हैं। दी एसोसिएटेड प्रेस ने उपग्रह तस्वीरों का विश्लेषण किया है। पारासेल द्वीप समूह के ट्राइटन द्वीप पर यह निर्माण कार्य किया जा रहा है। इससे पहले चाइना ने स्प्रेटली द्वीप समूह के 7 मानव निर्मित द्वीपों पर निर्माण किया, जहां हवाई पट्टियों, जहाजों के ठहरने के लिए गोदी और सैन्य प्रणालियों की व्यवस्था है। दूसरे देशों के दावों को खारिज करते हुए चीन लगभग पूरे दक्षिण चीन सागर पर अपना दावा जताता है। एपी द्वारा विश्लेषण के अनुसार प्लेनेट लैब्स पीसीबी की उपग्रह तस्वीरों में हवाई पट्टे पर निर्माण पहली बार अगस्त की शुरुआत में दिखाई दिया। निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार रनवे 600 मीटर से अधिक लंबा होगा, जिस पर टर्बोप्रॉप विमान और ड्रोन आसानी से उतर सकते हैं। यानी कि दोस्तों, लड़ाकू या बम वर्षक विमानों का यहाँ से संचालन नहीं हो सकेगा। द्वीप के अधिकांश हिस्से में बड़ी संख्या में वाहनों के निर्माण के लिए रास्ते भी दिखाई दे रहे हैं। बहरहाल ऐसे में चाइना ने जो शुरू कर दिया है ये दक्षिण चीन सागर पर कब्जे की जंग, जो वियतनाम के करीब विवादित द्वीप पर रनवे से बहुत बड़ा खतरा पैदा हो सकता है वियतनाम के लिए दोस्तों, और कहीं ना कहीं वियतनाम पर हावी हो सकता है चाइना। बहरहाल दोस्तों, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए भी खतरे की घंटी है। अगली खबर की बात करें, जहां सीमा हैदर को अब नहीं भेजेगा सचिन पाकिस्तान। ये सुनते ही भड़क गया गुलाम, बोला तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। जी हाँ, पाकिस्तान से नेपाल के रास्ते भारत आई सीमा हैदर लंबे समय से चर्चाओं में है। उस पर कराची टू नोएडा नामक फिल्म बन रही है। इस फिल्म के सिलसिले में सीमा के पूर्व पति गुलाम हैदर को भी सऊदी से बुलाया गया है। हालांकि वो भारत आएगा या नहीं, इस पर अभी साफ नहीं हो सका है। इस बीच पिछले दिनों सीमा हैदर, सचिन मीणा और गुलाम एक इंटरव्यू में एक साथ शामिल हुए, जिसमें तीनों के बीच जमकर तू मैं हुई। जब गुलाम ने सुना कि सीमा हैदर को अब सचिन वापस पाकिस्तान नहीं भेजेगा तो वो भड़क गया। उसने सचिन से सवाल कर लिया कि आखिर तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई। न्यूज 18 टीवी चैनल में बात करते हुए सचिन ने दावा किया कि सीमा और गुलाम का मुंह जुबानी तलाक हो चुका है। ये बात मुझे सीमा हैदर खुद बताती थी। मैं इस पर खुद से भी ज्यादा भरोसा करता हूँ। हालांकि गुलाम ने सचिन के तलाक के दावे को खारिज कर दिया। इंटरव्यू में सचिन ने माना कि जिस तरीके से हम लोग पाकिस्तान और नेपाल से यहाँ आए वो गलत था, लेकिन हमारा इरादा गलत नहीं था। सचिन ने बताया कि हमारे परिवार ने सीमा हैदर को तन मन धन से स्वीकार कर लिया है, किसी ने भी सीमा को नहीं रोका। जी हाँ दोस्तों, सचिन मीणा ने साफ किया कि वो सीमा हैदर को वापस पाकिस्तान नहीं भेजने वाला, जिसको सुनते ही गुलाम हैदर भड़क गया। दोस्तों, वो चिल्लाते हुए बोला कि तुम्हारी बीवी कहाँ चली गई, जवाब दो, तुम इसे रखो, अभी पता चलेगा। इंटरव्यू में सीमा ने बताया कि यदि हमारे बच्चे वापस जाना चाहते हैं तो मैं उन्हें नहीं रोक सकती। दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां अब ईसाइयों पर कहर बरपा रहे पाकिस्तानी, कई चर्च किए आग के हवाले। जी हां, कुरान से बेअदबी के नाम पर अल्पसंख्यकों पर बड़ा अत्याचार, 5 चर्चों में तोड़ फोड़, ईसाइयों के घर भी जलाए गए। जी हां, पाकिस्तान में धर्म के नाम पर अल्पसंख्यकों के खिलाफ अत्याचार कोई नई बात नहीं है। यहाँ अक्सर इस निंदा के नाम पर हिंसा जैसे मामले सामने आते रहते हैं। ऐसा ही कुछ बुधवार को पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के फैजलाबाद शहर में जरान वाला इलाके में सामने आया है। ताजा मामले में यहाँ भीड़ ने कथित तौर पर कुरान की बेअदबी करने के नाम पर 3 चर्च तोड़ डाले। इतना ही नहीं, चर्च के आसपास रहने वाले लोगों के घरों को भी जला दिया गया, उनके साथ मारपीट की गई और लूटपाट भी की गई। बता दें कि इस दौरान मौके पर पुलिस भी मौजूद थी, जो तमाशबीन बनी रही। फिलहाल स्थिति को नियंत्रित करने और चमड़ा मंडी जरनवाला में रहने वाले ईसाई समुदाय की सुरक्षा के लिए पाकिस्तानी रेंजर्स को बुलाया गया। जी हाँ दोस्तों, जानकारी के मुताबिक भीड़ ने पहले आरोप लगाया कि चर्च इस्लाम विरोधी बातें करते हैं, फिर आरोप लगाया कि कुरान का अपमान किया गया। बाद में इस्लाम के साथ बेअदबी का आरोप लगाते हुए भीड़ ने पेट्रोल बम और पत्थर मार मार कर पहले 3 चर्चों को तबाह कर दिया। वही भीड़ इतने पर नहीं रुकी, हमला करने वालों ने वहां रहने वाले ईसाई लोगों के घरों में भी पेट्रोल बम फेंके।
जी हाँ, उनके साथ लूटपाट की और घरों में तोड़ फोड़ के। अब दोस्तों आप अंदाजा लगा सकते हैं उनके साथ कितनी बड़ी जाति की गई है। दोस्तों ऐसे में आपकी राय तो बनती ही है, लेकिन इसके बावजूद भी, इतना होने के बाद भी ये सारी चीजें ह्यूमन राइट्स को नहीं दिखाई देने वाली, लेकिन दोस्तों भारत के लिए चीजें बड़ी पहले इनको दिखाई दे जाती है। इस पर आपकी राय क्या है दोस्तों, बताइएगा जरूर। जो हर बार पाकिस्तान को छोड़ दिया जाता है। अगली खबर की बात करें, जहां ब्रिक्स समिट में शामिल होने दक्षिण अफ्रीका जाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी। क्या जिनपिंग से मिलेंगे कि नहीं, बता दें। ब्रिक्स सम्मेलन जो 22 से 24 अगस्त के बीच होने वाला है, उसमें 22 से 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में होने वाला है 15वें ब्रिक्स सम्मेलन की अध्यक्षता दक्षिण अफ्रीका के पास है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। पीएम मोदी जी 22 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका पहुंचेंगे। पीएम मोदी जी 23 अगस्त को शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेंगे। पीएम मोदी जी 24 अगस्त को दक्षिण अफ्रीका से ग्रीस के लिए रवाना हो सकते हैं। ग्रीस दौरे का आधिकारिक ऐलान अभी भी बाकी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भी दक्षिण अफ्रीका में होने वाले ब्रिक्स सम्मेलन में शामिल होंगे। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन वर्चुअल तौर पर इस बैठक में शामिल होंगे। रूस की तरफ से रशिया के विदेश मंत्री इस बैठक में हिस्सा लेंगे, तो वहीं ब्राजील के राष्ट्रपति भी दक्षिण अफ्रीका में मौजूद रहेंगे। जी हां, दक्षिण अफ्रीका में 22 से 24 अगस्त तक होने वाले शिखर सम्मेलन में ब्रिक्स, ब्राजील, रशिया, भारत, चाइना और दक्षिण अफ्रीका के विस्तार पर व्यापक विचार विमर्श किया जाएगा। जी हां दोस्तों, बहरहाल अगर मौका मिला तो क्या पीएम मोदी जी को दोस्तों जिनपिंग से मिलना चाहिए, या फिर अगर जिनपिंग मोदी जी के पास आए तब मोदी जी को मिलना चाहिए? आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों? देखते हैं भारत की जनता की क्या है इस पर राय। और आज जितना ज्यादा हो सके इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर पर। अगली खबर की बात करें, जहां भारत ने श्रीलंका को सौंपे डॉर्नियर एयरक्राफ्ट, समुद्री सुरक्षा निगरानी के लिए होगा उपयोग। जी हां, भारत ने 77वें स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में बुधवार को श्रीलंका को आधिकारिक तौर पर यानी ऑफिशियली डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान सौंप दिया है। इसकी जानकारी देते हुए एक बयान में राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे ने के कार्यालय ने कहा कि कटुनायके में श्रीलंका वायुसेना अड्डे पर आयोजित एक समारोह में भारत द्वारा विमान को श्रीलंका को सौंप दिया गया। जी हां दोस्तों, 9 जनवरी 2018 को नई दिल्ली में भारत और श्रीलंका के बीच हुई द्विपक्षीय सुरक्षा चर्चा के दौरान भारत से डॉर्नियर प्रकार के समुद्री निगरानी विमानों के संभावित अधिग्रहण पर चर्चा की गई थी। बयान में कहा गया है कि इसका उद्देश्य समुद्री निगरानी में श्रीलंका की क्षमताओं को बढ़ाना है। श्रीलंका के अनुरोध के जवाब में भारत सरकार ने इन विचार विमर्श के दौरान सक्रियता से कदम उठाए और उन्होंने एक डॉर्नियर 228 समुद्री निगरानी विमान, जो भारतीय नौसेना के बेड़े का हिस्सा था, श्रीलंका को 2 साल की अवधि के लिए निःशुल्क प्रदान करने का निर्णय लिया। जी हां दोस्तों, अगली खबर की बात करें, जहां मिसाइल, टैंक और बख्तरबंद रशिया में नाटो के हथियारों का बड़ा प्रदर्शन यूक्रेन में किए थे जब्त। बता दें, रूस ने आर्मी 2023 मिलिट्री एक्सपो में नाटो के जब्त हथियारों का प्रदर्शन किया है। इसमें मिसाइलें, टैंक, बख्तरबंद वाहन समेत कई तरह के ड्रोन और दूसरे हथियार शामिल हैं। नाटो देशों ने इन जब्त हथियारों को यूक्रेनी सेना को सौंपा था। युद्ध के दौरान इन हथियारों को रूसी सेना ने अपने कब्जे में ले लिया था, जिनके आप ये दोस्तों पिक्चर्स देख पा रहे होंगे। चलते हैं एक और खबर की तरफ, जहां न्यूयॉर्क के मेयर एरिक एडम्स ने कहा कि महात्मा गांधी की तरह सोचता हूं, उनके जैसा बनना चाहता हूं। जी हां, न्यूयॉर्क शहर के मेयर एरिक एडम्स ने कहा है कि महात्मा गांधी अगर आज जीवित होते तो प्रवासी मजदूरों, बंदूक हिंसा, बेघरों और अवैध मादक पदार्थों के मुद्दों पर काम करते। उन्होंने कहा कि जब वे भारत में थे तो उन्होंने उन पैरों के निशान देखे जो गांधी की हत्या से पहले उनके अंतिम कुछ कदमों के दौरान उनके पैदल मार्ग के अंदर रखे गए थे। एडम्स भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर मंगलवार को यहां झंडा फहराने के लिए आयोजित एक समारोह में बोल रहे थे। इस दौरान उन्होंने कहा कि ये दिन इस बात का प्रतीक है कि गोली ना भले ही हमारे नेता यानी महात्मा गांधी को शारीरिक रूप से छीन लिया हो, लेकिन आध्यात्मिक रूप से हमें उन पद चिन्हों को जारी रखना चाहिए। मेयर ने कहा कि गांधी के दर्शन का उपासक बनने के बजाय लोगों को इसका पालन करने वाला बनना चाहिए। उन्होंने कहा अगर गांधी आज जीवित होते तो वो प्रवासी मजदूरों के साथ होते। वो कहते कि मानवीय कार्यवाही का एक स्तर प्रदान करना हमारा दायित्व है। जी हां, अगली खबर की बात करें, जहां पर पीएलए में बहुत बड़ा बदलाव। वायुसेना ने 9 सैनिक विमानों का किया अधिग्रहण, फिलीपींस को रोकने के लिए एक साथ आए। जी हां, चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के प्रति कृतज्ञ पीपुल्स लिबरेशन आर्मी दुनिया की सबसे बड़ी सेना है। पीएलए में हाल ही में बड़े बदलाव देखने को मिले हैं। कई सशस्त्र सेवाओं के बीच संयुक्त रूप से काम करने की इसकी मुहिम हाल ही में दक्षिण चीन सागर में फिलीपींस चौकी की नाकाबंदी और पीएलए वायुसेना के हाथों में नौसैनिक विमानन संपत्तियों के हस्तांतरण से स्पष्ट हुई है। जी हां, पीएलए, नेवी, चाइना कोस्ट गार्ड और पीपुल्स आर्म्ड फोर्सेस मैरीटाइम मिलिशिया की सेनाओं ने 5 अगस्त को फिलीपींस तटरक्षक जहाजों को बीआरपी सिएरा माद्रे पर 1 दर्जन नौसैनिकों को फिर से उतारने से रोकने के लिए संयुक्त रूप से काम किया। बीआरपी सिएरा
माद्रे एक जंग खा रहा जहाज है जो स्प्रेटली द्वीप समूह में सेकंड थॉमस शोल पर फिलीपींस सैन्य चौकी के रूप में काम करता है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहां पर पीएम मोदी जी से मिले नए नाम तुलसी भाई पर WHO चीफ का रिएक्शन, कहा इसके कई फायदे बताते विश्व स्वास्थ्य संगठन के चीफ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस बुधवार को स्वास्थ्य और चिकित्सा पर कई सम्मेलनों में भाग लेने के लिए गुजरात पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने उनका स्वागत किया और उन्हें गुजराती नाम तुलसी भाई दिया। नए नाम पर प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए WHO प्रमुख ने कहा कि इस नए नाम के अपने नए फायदे हैं। उन्हें ऐसे नाम से पुकारा जाना पसंद है जो उन्हें पक्का गुजराती बनाता है और तुलसी का पौधा औषधीय गुणों से भरपूर है। जी हां, बुधवार को गांधीनगर में एक स्वास्थ्य और कल्याण केंद्र का दौरा करने के बाद WHO चीफ टेड्रोस एडनॉम घेब्रेयेसस ने कहा कि मुझे तुलसी भाई नाम पसंद है क्योंकि तुलसी एक औषधीय पौधा है। मैंने अभी यहाँ वेलनेस सेंटर में तुलसी का पौधा लगाया है। मैं ऐसा करके सचमुच खुश हूँ क्योंकि इसके कई फायदे हैं। दोस्तों अगर आप भी पीएम मोदी जी के द्वारा दिए गए इस नाम का दिल से समर्थन करते हैं तो कमेंट में तुलसी भाई आप लोग जरूर लिखेगा भारी मात्रा में। चलते अगली खबर की तरफ जहां पर जब ऋषि सुनक ने 11 डाउनिंग स्ट्रीट में जलाए दिए, राम कथा में पुरानी यादों को किया ताजा। जी हां, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज विश्वविद्यालयों के जीसस कॉलेज में आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू द्वारा आयोजित राम कथा कार्यक्रम में भाग लिया। सुनक ने कार्यक्रम में अपने संबोधन की शुरुआत जय सिया राम के नारे से लगाकर किया। इस दौरान सुनक ने कहा कि वो आज देश के प्रधानमंत्री नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में यहाँ उपस्थित हुए हैं। उन्होंने पुराने दिनों को भी याद किया और कहा कि 2020 में उन्होंने 11 डाउनिंग स्ट्रीट के बाहर दिवाली पर दिए जलाए थे। ऋषि सुनक का वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है जो लोग सुनक की काफी प्रशंसा भी कर रहे हैं। जी हाँ, स्वतंत्रता दिवस पर यूके पीएम यानी ब्रिटेन के पीएम ऋषि सुनक ने कैम्ब्रिज विवी के जेसस कॉलेज में आध्यात्मिक नेता मोरारी बापू द्वारा आयोजित राम कथा में भाग लिया। सुनक ने अपने संबोधन में कहा कि जय सिया राम बापू, मैं आज यहाँ एक प्रधानमंत्री के रूप में नहीं बल्कि एक हिंदू के रूप में आया हूँ। जी हाँ, सुनक ने आगे कहा कि मेरे लिए आस्था बहुत व्यक्तिगत है, बहुत पर्सनल है। ये मेरे जीवन के हर पहलू में मेरा मार्गदर्शन करता है। प्रधानमंत्री बनना एक बड़ा सम्मान है लेकिन ये कोई आसान काम नहीं है। दोस्तों अगली खबर की बात करें जहाँ, लेकिन उससे पहले कमेंट में जय श्री राम जरूर कहिएगा आप लोग। बात करें खबर की जहाँ यूनाइटेड किंगडम में भारतीय उच्चायुक्त ने कहा कि भारत की G20 अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को सिखाया कि कैसे मजबूती से अपनी बात को रखी जाए। जी हाँ, ब्रिटेन में भारत के उच्चायुक्त विक्रम दुई स्वामी ने कहा कि G20 समूह समावेशी विकास के लिए विश्व का प्रमुख मंच है और इस साल भारत की अध्यक्षता ने ग्लोबल साउथ को खुलकर मजबूती से अपनी बात रखने में मदद की है। ग्लोबल साउथ शब्द का इस्तेमाल आमतौर पर आर्थिक रूप से कम विकसित देशों को संदर्भित करने के लिए किया जाता है। लंदन में मंगलवार को इंडिया हाउस में भारत के 77वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर दिए एक साक्षात्कार में वरिष्ठ राजनयिक ने कहा कि G20 की बैठकें भारत के हर हिस्से में हो रही हैं तथा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस पहल का मकसद देश के प्रत्येक हिस्से से लोगों को रूबरू कराना है। जी हाँ दोस्तों, अगली खबर की बात करते हैं जहां आज हुए चुनाव तो किसकी बनेगी सरकार, सर्वे में किस पार्टी को कितनी सीटें आपको बता दे। संसद के मॉनसून सत्र के बाद लोकसभा चुनाव को लेकर सर्वे के नतीजे सामने आए हैं। टाइम्स नाउ नव भारत के इस सर्वे के मुताबिक एक बार फिर केंद्र में एनडीए की वापसी होती दिखाई दे रही है। जी हाँ दोस्तों, आज चुनाव हुए तो इस सर्वे के मुताबिक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में एनडीए को 543 लोकसभा सीटों में से 296 से 326 लोकसभा सीटें मिल सकती हैं। वहीं विपक्षी दलों के गठबंधन इंडिया को 160 से 190 सीटें मिल सकती हैं। वोट शेयर की बात की जाए तो एनडीए को 42% से अधिक तो वहीं इंडिया को 40% से करीब वोट मिल सकते हैं। दोस्तों आप ये टेबल भी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे जहां एनडीए इंडिया, वाईएसआरसीपी जगनमोहन की पार्टी और अंत में बीआरएस केसीआर पार्टी को लेकर किनको कितनी सीटें मिल सकती हैं वो आप फ्रंट पर देख पा रहे होंगे। बहरहाल दोस्तों इस पर अब आपकी क्या राय होने वाली है? क्या आप भी यही मानते हैं कि इस बार अगर चुनाव हुए तो पीएम मोदी जी की एनडीए की ही सरकार बनेगी? देखते हैं क्या कहती है हमारी भारत की प्रिय जनता। साथ ही साथ दोस्तों अगली खबर की बात करते हैं जहां भारत सरकार ने नेहरू म्यूजियम का भी नाम बदला तो आग बबूला हुई कांग्रेस। जयराम ने किए तीखे वार, बताते दिल्ली के नेहरू स्मारक संग्रहालय एवं पुस्तकालय का नाम बदले जाने के बाद से कांग्रेस और भाजपा में बयानबाजी तेज हो गई है। सरकार ने इसका नाम बदलकर प्रधानमंत्री संग्रहालय एवं पुस्तकालय सोसाइटी कर दिया है। अभी ये पूरी तरह से देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को समर्पित था। अब सरकार ने अन्य सभी पूर्व प्रधानमंत्रियों को इसमें प्रमुखता से स्थान देने के लिए इसका नाम बदलने का निर्णय लिया। नेहरू म्यूजियम का नाम बदले जाने पर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता जयराम रमेश ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने ट्विटर पर लंबी चौड़ी पोस्ट लिखकर कहा है कि आज से एक प्रतिष्ठित संस्थान को नया नाम मिल गया है। विश्व प्रसिद्ध नेहरू
नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी अब प्रधानमंत्री मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी बन गया है। प्रधानमंत्री मोदी भयहीन, भावना और असुरक्षा से भरे नजर आते हैं, विशेष रूप से तब जब बात हमारे पहले और सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाले प्रधानमंत्री की आती है। उनका एकमात्र एजेंडा नेहरू और नेहरूवादी विरासत को गलत ठहराना, बदनाम करना, तोड़ मरोड़ कर पेश करना और नष्ट करना है। उन्होंने एन को मिटाकर उसकी जगह पी लगा दिया है और ये पी वास्तव में पेट्टीनेस यानी ओछापन है और पीव यानी चिड़ को दर्शाता है। बहरहाल दोस्तों, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने नेहरू म्यूजियम का नाम इसलिए बदला ताकि वो हर किसी प्रधानमंत्री को रिप्रेजेंट कर सके, लेकिन दोस्तों उसके बावजूद भी कांग्रेस पार्टी पीएम मोदी जी पर ही हमलावर हो गई। दोस्तों ऐसे में आपकी क्या इस पर राय होने वाली है, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। और क्या मोदी सरकार का ये फैसला एकदम सही फैसला है या नहीं, आप लोग क्या कहते हैं दोस्तों, कमेंट में लिखकर अवश्य बताइएगा। अब ऐसे में ये थी अब तक की सारी बड़ी खबरें। आपको हमारी खबर कैसी लगी, आशा करता हूँ बहुत अच्छी लगी होगी। अगर थोड़ी भी अच्छी लगी है तो इस वीडियो का भी अपने भाई बंधुओं में व्हाट्सएप, फेसबुक, ट्विटर के जरिए पूरे भारत में शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। और अभी कर दीजिए इस वीडियो को लाइक, चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब, बेल आइकन दबाइए, साथ ही कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा जय हिंद जय भारत। और यहाँ तक बने रहने के लिए